स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस। अब स्टूडेंट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस में मैंने आपको बोला था कि मेनली हमारे 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेकंड है रिलेशंस एंड थर्ड है फंक्शंस। और लास्ट वीडियोस में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को बहुत डिटेल में समझा और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया। हमने एक्सरसाइज 2.1 को फुल सॉल्व किया। अब आज की वीडियो में हम डिटेल में रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। सो अब रिलेशंस। अब पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा कि व्हाट इज़ रिलेशन। सो अगर मैं रिलेशन को रियल लाइफ से थोड़ा कंपेयर करूं, आपको पता है कि रियल लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक रिलेशन लिखा, ए इज़ फादर ऑफ बी। ये क्या है? एक रिलेशन जो बता रहा है कि जो ए है, जो पर्सन है, ये बी का फादर है। अब यहाँ से मुझे एक बात तो क्लियर है कि कोई भी रिलेशन बनाने के लिए मुझे मिनिमम 2 पर्सन्स चाहिए। देखो, ए इज़ फादर ऑफ डैश, मैं ये तो नहीं लिख सकता, मुझे बताना पड़ेगा कि वो किसका फादर है, उसका रिलेशन किसके साथ है। सिमिलरली एक और रिलेशन लिखते हैं, जैसे सी इज़ ब्रदर ऑफ डी। अब ये भी क्या है? एक रिलेशन है। अब इसमें भी मिनिमम यहाँ पर मैंने 2 पर्सन लिखे हैं। तो सी का रिलेशन डी के साथ क्या है कि वो उसका भाई है। ठीक है जी। अब ये तो होगी रियल लाइफ की बात, बट रिलेशंस का मैथ्स में क्या काम है? अब देखो, जैसे रियल लाइफ में 2 पर्सन के बीच रिलेशन होता है, सिमिलरली मैथ्स में भी 2 वेरिएबल्स में रिलेशन हो सकता है। अब रियल लाइफ में रिलेशंस कैसे हैं? फादर, ब्रदर, सिस्टर, टीचर, स्टूडेंट, कुछ भी हो सकता है। अब मैथ्स में रिलेशन कैसे होंगे? देखो, सपोज़ मैं यहाँ पर रिलेशन लिख रहा हूँ x लेस देन y। अब x का रिलेशन y के साथ क्या है कि x हमेशा y से छोटा है। अब ये क्या है? एक रिलेशन इन मैथ्स लिख लो। ठीक है। अब सिमिलरली ये भी तो हो सकता है कि y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब ये भी एक रिलेशन है कि x की वैल्यू जितनी भी होगी y उससे एक ज़्यादा होगा। मतलब ये भी क्या है? एक रिलेशन इन मैथ्स। चलो एक और लिखते हैं, सपोज़ y ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब y हमेशा x के इक्वल है या उससे बड़ा है। अब ये भी क्या है? एक रिलेशन इन मैथ्स। मतलब ऐसे बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। मैं जस्ट आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैथ्स में हम रिलेशन को कैसे लिखेंगे। सो देखो, ये तो होगी रिलेशन की इंट्रो। अब हम मैथ्स में जो रिलेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन है उसको लिखेंगे, फिर उसको हम अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो ये है हमारी डेफिनेशन रिलेशंस की, जो बुक में गिवन है। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैंने आपको बोला था कि रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज़ होगा और वह यहाँ पर यूज़ होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी। मतलब जो रिलेशन है ए टू बी, कोई रिलेशन है ए सेट से बी सेट तक, वो क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, वो सबसेट है। ठीक है। दी सबसेट, जो सबसेट बना है हमारा, मतलब जो रिलेशन का सेट है, इज़ डिराइव्ड। वो डिराइव कैसे होगा? बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट होते हैं, उनके बीच में रिलेशन को बता के ये सेट बनेगा। द सेकंड एलिमेंट इज़ कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अब मुझे पता है ये सब कुछ मुश्किल है, आपको नहीं समझ लगा होगा, बट इसको हम अपने tariके से समझेंगे। अब उसको करने से पहले मैं रिलेशन को एक बार मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो कैसे। सो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब इसका क्या मतलब है? फर्स्ट लाइन, ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। अब वो रिलेशन कैसा है? वो कैसा रिलेशन है? देखो, अब देखो इसमें लिखा हुआ है, ए सबसेट इज़ डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब सपोज़ यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, बाय डिस्क्राइबिंग लिखा हुआ है बाय डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट। ए हैज़ सम रिलेशन विद बी। मैंने जस्ट वैसे ही लिख दिया कि ए का कोई रिलेशन है बी के साथ, वो कुछ भी हो सकता है मैथमेटिक्स में। ठीक है। सच दैट ए बिलोंग्स टू ए लिखा हुआ है। जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स वो कहाँ से आएंगे? ए कहाँ से आएगा? ए से, और बी कहाँ से आएगा? बी से। तो ये हमारा क्या है?
रिलेशन का सेट, मतलब रिलेशन का सेट ऐसा होगा और उन्होंने बोला है कि जो रिलेशन का सेट है ये क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब जो भी कुछ यहाँ पर इंग्लिश में डेफिनेशन में लिखा हुआ है बुक में, उसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया कि रिलेशन सेट में कैसे एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर्ड पेयर। क्योंकि मैंने आपको बोला कि कोई भी रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। सो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, ए का कुछ रिलेशन होगा बी के साथ, वो इस सेट में आ जाएगा, और जो भी हमारा सेट बनेगा वो हमेशा ए क्रॉस बी का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। अब इसको हम अपने तरीके से, मतलब जो इजी वे है हमारा, उससे समझने की कोशिश करेंगे। अब रिलेशन की डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पर 2 सेट्स लिखे हैं, 1 2, बी कौन सा है 3 4। अब उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ए क्रॉस बी। अब आपको पता है इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4। अब पेयर बना लो, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, सिमिलरली 2 का 3 के साथ। अभी आपको आता ही, आपने एक्सरसाइज फुल सॉल्व की है। सो इसने बताया हमें 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो ये है हमारी क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो इसको आप साइड पे लिख के रख लो। अब देखो, अब मैं एक रिलेशन लिखने लगा हूँ, देखो R1। वो रिलेशन कैसा होगा, अब आपको पता है, मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के बताया कि A, B सच दैट A हैज़ सम रिलेशन विद B। वो रिलेशन कैसा होगा, A लेस देन B। जो A है हमारा वो B से छोटा है, तो हमारा क्या बन जाएगा, रिलेशन वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। सो ये मैंने रिलेशन की डेफिनेशन लिख दी। सो अब हमें R1 में एलिमेंट्स देखने हैं कौन कौन से आएंगे। अब आपको पता है कि R1 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जब भी हमारा ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई होगा। अब आपको पता है A कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, कि A कहाँ से आ रहा है, A से 1 और 2, और B कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, 3 और 4। ठीक है, अब देखो 1 जो है वो 3 से छोटा है, मतलब इसका रिलेशन बन गया। 1 जो है वो 4 से भी छोटा है, इसका भी रिलेशन बन गया। सो 2 जो है वो 3 से छोटा है, बन गया। अब 2 जो है वो 4 से छोटा है, मतलब रिलेशन बन गया। मतलब हुआ कि हमारे जो रिलेशन R1 में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 3, 1 4, 2 3, 2 4। आप चाहे चेक भी कर लो, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 1 1 2 2 वो कहाँ से आ रहा है, ए से, और सेकंड एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, 3 4 3 4 सेकंड एलिमेंट्स और सेकंड सेट से, सॉरी। और चेक भी कर लो, यहाँ 1 3 से छोटा है, 1 4 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, 2 4 से छोटा है। मतलब ये हमारा एक रिलेशन है जिसको मैंने डिफ़ाइन किया। अब उसमें मैंने एलिमेंट्स भी लिख लिए। अब एक और रिलेशन लिखते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक और रिलेशन डिफ़ाइन किया, रिलेशन 2। उसमें एलिमेंट्स कैसे हैं, A, B ऑर्डर्ड पेयर में, कि उनका रिलेशन क्या है, B इज़ इक्वल टू A+2। मतलब B जो है वो A से हमेशा 2 ज़्यादा है। A कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट सेट से, B कहाँ से आ रहा है, सेकंड सेट से। अब देखते हैं इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे। अब देखो, आपको पता है रिलेशन कौन सा है हमारा, B इज़ इक्वल टू A+2। और आपको ये भी पता है कि A हमारा 2 वैल्यूज़ ही ले सकता है, 1 और 2, और B हमारा 2 वैल्यूज़ ही ले सकता है, 3 और 4। ठीक है, अब ऐसा करो, आप A को 1 फिल करो, 1 + 2 कितना आ गया, B 3, जो कि B सेट को बिलोंग करता है। अब B, आप ऐसा करो, यहाँ पर 2 फिल कर लो, कितना आ गया, 4, जो कि B को बिलोंग करता है। दैट मीन्स, अब देखो A की 1 और 2 के अलावा मैं कोई भी और वैल्यू फिल नहीं कर सकता। मतलब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, A को हमने 1 फिल किया तो B कितना आया, 3, A को हमने 2 फिल किया तो B कितना आया, 4। तो हमारे पास जो रिलेशन R2 में एलिमेंट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, 1, 3, 2, 4। आप चेक कर लो, 1, 3 भी यहाँ पर है, 2, 4 भी यहाँ पर है। ठीक है, अब एक और रिलेशन बनाते हैं। अब ये हमारा एक और रिलेशन है R3। इसमें क्या कौन से एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में, क्योंकि रिलेशन में हमेशा पेयर में एलिमेंट्स होते हैं। B इज़ इक्वल टू A+3, ये हमारा रिलेशन है कि B जो है वो A से हमेशा 3 ज़्यादा है। A फर्स्ट सेट से आएगा और B सेकंड सेट से। ठीक है, क्योंकि जो हमारा रिलेशन है वो कहाँ से है, A to B। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रिलेशन फ्रॉम ए सेट A to B, मतलब A पहले आएगा, B बाद में। अब देखो हमारा रिलेशन क्या है, B इज़ इक्वल टू A+3। ठीक है जी। अब आपको पता है कि A वैल्यू कौन कौन से लेता है, 1 और 2। यहाँ पर आप 1 फिल कर लो तो कितना आएगा, 4, दैट जो B को बिलोंग कर रहा है। सो दैट मीन्स हमारा कौन सा एलिमेंट कौन सा आ गया, 1, 4। अब सिमिलरली अब ऐसा करो, A को 1 को क्या फिल कर सकते हो, 2, अब 2 फिल कर लो, 2 + 3 कितना आएगा, 5।
अब ये जो 5 है ये बी को बिलोंग तो नहीं करता, मतलब जो हमारा जो एलिमेंट है 2,5, मैंने ए को 2 फिल किया, बी कितना आया 5, ये हमारे रिलेशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो हमारा 5 है ये बी को बिलोंग ही नहीं कर रहा। बी को, अब देखो 5 यहाँ पर बी में 2 एलिमेंट्स हैं 3 और 4, 3 और 4, 5 तो नहीं है, तो इसलिए ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये रिलेशन 3 में नहीं आएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। यही बात समझाने के लिए मैंने आपको ये रिलेशन बनाया था, ठीक है। 1,4 तो सेटिस्फाई हो गया, बट 2,5 देखो 2 हो रहा है सेटिस्फाई बट 5 नहीं हो रहा, बट हमें हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में ही लेना है। अगर 2 का रिलेशन 5 के साथ बन ही नहीं सकता, तो दैट मीन्स यहाँ पर R3 में हमारे पास सिर्फ 1 एलिमेंट ही आएगा 1,4, और कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अब इसको भी चेक कर सकते हो, आप चेक कर लो कि 1,4 यहाँ पर है, ठीक है। अब एक और रिलेशन डिफाइन करते हैं। अब ये हमारा लास्ट रिलेशन है R4, इसमें भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। रिलेशन कैसा है कि A हमेशा B से बड़ा है। A कहाँ से आ रहा है? A से, और B कहाँ से आ रहा है? सेकंड सेट से, ठीक है। अब हमारा रिलेशन क्या है? A हमेशा बड़ा है B से। अब A कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है? 1,2, और B कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है? 3,4। अब आप मेरे को बताओ 1 कभी 3 से बड़ा हो सकता है? नहीं। 2 कभी 3 से बड़ा हो सकता है? नहीं। अब 1 3 से बड़ा नहीं हो सकता, 2 भी 3 से बड़ा नहीं हो सकता। सिमिलरली 1 4 से बड़ा नहीं हो सकता, और 2 भी 4 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो रिलेशन है उसमें कोई मतलब रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा। दैट मीन्स यहाँ पर ये क्या है? हमारा एम्प्टी सेट, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5। अब देखो मैंने आपको 4 रिलेशन करवाए। ये क्यों करवाए? इसका एक पर्पज़ है आपको अलग अलग तरह से बताने के लिए। अब आप ध्यान से देखो R1 के एलिमेंट्स को, 1 3 1 4 2 3 2 4 बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल सेम है इसके जैसे। R2 1 3 2 4 सेट थोड़ा छोटा है बट इसमें सेम एलिमेंट्स है, 1 3 2 4 2 एलिमेंट्स ही हैं। R3 अब इसमें सिंगल एलिमेंट है 1 4। अब इसमें मैंने आपको एक और बात समझाई थी कि अगर 2 यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है बट 5 जो B में नहीं था, इसलिए मैंने 2,5 को नहीं लिखा। अब सिमिलरली ये, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिलेशन सेट एम्प्टी भी तो रह सकता है, कोई भी सेट एम्प्टी हो ही सकता है। तो यहाँ पर क्या है? A हमेशा B से बड़ा, और ये पॉसिबल ही नहीं हो कि A की वैल्यू हमेशा B से छोटी है। तो दैट मीन्स R4 क्या है? हमारा एम्प्टी सेट। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सो देखो ध्यान से, R1 क्या है? A क्रॉस B के इक्वल है। अब चेक कर लो। R2 क्या है? सबसेट है A क्रॉस B का, क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट्स इसमें हैं। R3 क्या है? A क्रॉस B का सबसेट है, ठीक है। R4, अब R4 आपको पता है 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। सो कोई भी केस ले लो आप, मेरा कहने का क्या मतलब है, कोई भी केस ले लो, हमेशा जो रिलेशन सेट में हमारे एलिमेंट्स आएंगे वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट के या तो इक्वल होंगे या उससे छोटे। अगर मैं इन दोनों पर्टिकुलर सेट्स की बात करूं तो हमारे जो रिलेशन में कभी भी इन चारों ऑर्डर्ड पेयर्स के अलावा कोई भी एलिमेंट या ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ सकता। दैट मीन्स जो हमारा रिलेशन है वो क्या है? सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब देखो डेफिनेशन जो हमारी बुक में है उसको लिखने में मुझे 2 मिनट लगे, बट उसको समझाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। यही मेन बात समझानी थी कि जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमेशा उसके इक्वल होगा या उसका सबसेट। अब जो हमारी डेफिनेशन थी उसमें लास्ट में एक लाइन लिखी थी कि सेकंड एलिमेंट इज़ ऑलवेज इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अब उसका क्या मतलब है? मैंने देखो एक रिलेशन लिखा है यहाँ पर R2, इसमें कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं? 1 3 2 4। सो 1 2 A में है, 3 4 B में है। सो 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 2 का 4 के साथ है। मैंने एरो डायग्राम से इसको बना दिया। अब जो सेकंड एलिमेंट है इज़ इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? 3 इज़ एन इमेज ऑफ 1। इसको हम ऐसे बोलेंगे, मतलब ये रिलेशन की लैंग्वेज है। अब सिमिलरली 4 इज़ एन इमेज ऑफ 2। तो जो पूरी हमारी डेफिनेशन थी NCERT की, मैंने उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। किसी भी तरह के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं: सेट बिल्डर मेथड, रोस्टर मेथड और एरो
डायग्राम। अब ये सब कुछ मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ या क्यों बता रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी मेनली क्वेश्चंस हैं उनमें सभी क्वेश्चंस में यही कुछ पूछा गया है। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, वो बोल रहे हैं कि इसको रोस्टर और एरो डायग्राम उसकी बना दो। यहाँ एरो डायग्राम दी हुई है, बोला कि रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड में उसको लिख के दिखा दो। मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको ये पहले ही करवा रहा हूँ ताकि जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.2 के वो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओ। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी एग्जाम्पल है 7th NCERT की। इसी एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको ये तीनों मेथड्स मतलब सेट बिल्डर, रोस्टर और एरो डायग्राम तीनों आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या गिवन है कि ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 6, ए रिलेशन है आर फ्रॉम ए टू ए। मतलब हमें कोई रिलेशन गिवन है, जैसे हमारे पास मोस्टली रिलेशन हमेशा हमें ऐसा गिवन होगा ए टू बी। यहाँ पर क्या है ए टू ए, कैसा रिलेशन है एक्स वाई, मतलब उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसमें अब ये रिलेशन है। रिलेशन क्या है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब लास्ट पेज पे हमने ऐसे रिलेशंस को सॉल्व किया था और x और y कहाँ से आ रहे हैं a, क्योंकि x भी a से आएगा मतलब फर्स्ट सेट से आएगा हमेशा, और y हमेशा सेकंड सेट से, मतलब दोनों a ही हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है x, y बिलोंग्स टू a। अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो ये जो मेथड लिखा हुआ है कि रिलेशन के बारे में हमें जो भी इन्फो दी है मैथमेटिकल फॉर्म में, इसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड। सो बेसिकली सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है, हमें सीधा सेट नहीं गिवन होता, हमें सेट के बारे में इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन होती है वो गिवन होती है। जैसे देखो यहाँ पर बताया हुआ है कि ये ऑर्डर्ड पेयर है, हमें पता है रिलेशन में कोई भी जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स में होंगे। अब उनमें रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और x कहाँ से आ रहा है a से, y कहाँ से आ रहा है a से। सो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है रिलेशन सेट के बारे में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड। अब देखो इसको हम रोस्टर मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। देखो आपको पता है कि जो हमारा रिलेशन है a टू a है, और इसमें रिलेशन क्या है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब देखो हमारा जो x है वो कहाँ से आ रहा है a से। अब x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, 1। अगर x 1 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 + 1 दैट मीन्स 2, और ये बिलोंग a को करता है क्योंकि y भी a को बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि y भी कहाँ से आ रहा है a से, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो a टू a है। तो हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर कौन सा आ गया, 1, 2। अब सेकंड की बात करते हैं, x इज इक्वल टू 2। अब आपको पता है y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 + 1 दैट मीन्स 3। अब ये भी a को बिलोंग करता है तो 2, 3। सिमिलरली x इज इक्वल टू 3। अब ये भी a को 3 + 1 इज 4। अब ये भी a को बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स 3, 4। अब x इज इक्वल टू 4। अब आपको पता है 4 + 1 कितना आ गया, 5। अब ये भी a को बिलोंग करता है मतलब 4, 5। x इज इक्वल टू 5। अब देखो y इज इक्वल टू 5 + 1 तो दैट मीन्स 6। अब 6 भी a को बिलोंग करता है दैट मीन्स 5, 6। अब देखो नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 + 1 कितना आ गया, 7। अब जो 7 है ये हमारा a को बिलोंग नहीं करता, आप चेक कर सकते हो, क्योंकि y में और a सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 से लेके 6 तक, 7 नहीं बिलोंग कर रहा। तो ये दैट मीन्स जो 6, 7 हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, इसको मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे जो मतलब कि सेट में है वो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। हम 6, 7 नहीं लिख रहे क्योंकि ये हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्ट मैंने सेट्स के एलिमेंट्स लिखे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड। सेट बिल्डर में क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है और उस इंफॉर्मेशन से अगर हम सेट बना लें तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड। अब लास्ट में हम बात करेंगे एरो डायग्राम की, वो मैंने पहले से बना रखी है। देखो ये एरो डायग्राम, देखो 1 किसके साथ अटैच है, 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, 4 5 के साथ, 5 6 के साथ, और 6 7 के साथ। बट 7 हमारे ए सेट में नहीं है, इसलिए मैं इसको अटैच नहीं कर सकता। अब ये हमारी कौन सी रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन की, एरो डायग्राम। सो ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं रिलेशन की, ये आपको एक्सरसाइज 2.2 में बहुत हेल्प करने वाली हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन का कंसेप्ट भी समझा दूंगा। अब ये जो कंसेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 2.2 में भी, और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है मतलब रिलेशन के बाद जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें भी डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के क्वेश्चंस काफ़ी हैं। सो अब देखते हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन किसको बोलते हैं। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन की। सो डोमेन क्या होती है, देखो डोमेन
डोमेन होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड में, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इनपुट। डोमेन का मतलब क्या है? इनपुट, जो हमारी इनपुट होनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखो 1 किसके साथ अटैच है? 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, 4 5 के साथ, 5 6 के साथ। मतलब जो भी हमारे एलिमेंट्स हमारी इनपुट में है, मतलब जो अटैच हैं, देखो जो हमारे एलिमेंट्स अटैच हैं, देखो कौन कौन से, 1 से लेके 5 तक, ये सारे एलिमेंट्स अटैच हैं किसके साथ? किसी ना किसी एलिमेंट के साथ, दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। ठीक है जी, मतलब क्या हुआ मेरा कहने का, अगर मैं डोमेन सेट लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 1 2 3 4 5 6 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 6 किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है, और डोमेन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगी, इसको हम इनपुट भी बोल सकते हैं। सो डोमेन हमारा क्या हुआ? 1 2 3 4 5। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म की हेल्प से हम जो डोमेन है वो बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। देखो कैसे, हमारा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मतलब जो भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम डोमेन बोल सकते हैं। डोमेन का मतलब क्या है? इनपुट। अगर डोमेन हमारी इनपुट है तो रेंज क्या होगी? रेंज होगी हमारी आउटपुट। मैंने यहाँ पहले से बना के रखी है, देखो 1, अगर हमारी 1 इनपुट है तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है? 2। 2 हमारी इनपुट है तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है? 3, फिर हमें 4, फिर हमें 5, सिमिलरली हमें 6। यानी कि जो हमारी रेंज है वो क्या है? बेसिकली आउटपुट 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर मैंने 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है, इसलिए वो हमारी रेंज में नहीं आएगा, क्योंकि रेंज होती है हमारी आउटपुट। जो भी हमें इनपुट डाल के आउटपुट मिलेगी वो हमारी हमेशा क्या आती है? रेंज। आप रोस्टर मेथड से भी चेक कर सकते हो। इसका आप सेकंड एलिमेंट देखो ऑर्डर्ड पेयर का, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। यानी कि रोस्टर मेथड में ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमेशा हमारी क्या होगी? रेंज। अब लास्ट में हम बात करेंगे कोडोमेन की। अब देखो कोडोमेन क्या है। अब देखो कोडोमेन का कंसेप्ट बहुत ईजी है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो कि ये सारा सेट है जिसमें 1 भी इंक्लूड है, तो ये क्या है? हमारी कोडोमेन। अब इसमें जो है, मतलब कोडोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 2 3 4 5 6। सो बेसिकली कोडोमेन क्या है कि जो भी हमारा राइट हैंड साइड पे कोई भी सेट है, सारा सेट, चाहे उसमें एलिमेंट्स अटैच्ड हैं चाहे नहीं, तो वो हमारे क्या आएंगे? कोडोमेन में। देखो 1 2 3 4 5 6 ये सारे अटैच थे और 1 अटैच नहीं था, बट मैंने कोडोमेन में लिखा है। सिमिलरली रेंज क्या है? रेंज हमारी क्या है? आउटपुट। अगर हम इनपुट डालेंगे तभी हमें कुछ आउटपुट मिलेगी, और जो भी हमारी आउटपुट होगी उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज। मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ, जो भी हमारे एलिमेंट्स अटैच्ड हैं उनको हम रेंज बोलेंगे, और जिनके साथ अटैच्ड है, मतलब जो हमारी इनपुट है, सो इनपुट को हम क्या बोलेंगे? हमेशा डोमेन। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 किसी के साथ अटैच नहीं है तो ये हमारी डोमेन में नहीं आएगा। सो ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है, नंबर ऑफ रिलेशंस। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, बहुत इजी कंसेप्ट है। सपोज ए कोई हमारे पास सेट है 1 2, सिमिलरली बी कोई सेट है 3 4। अगर इसकी मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखूं ए क्रॉस बी, आपको पता है 1 का हर एक एलिमेंट, ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से पेयर बनाएगा। 1 3 1 4 2 3 2 4। सो बेसिकली इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4। अब आपको पता है मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में कंसेप्ट करवाया था नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी। आपको पता है वो कितने होते हैं? 2⁴ जितने इसमें एलिमेंट्स हैं, मतलब 16। ठीक है। सो अब आपको आज आपने सीखा रिलेशन के बारे में, बट जो रिलेशन है वो हमेशा क्या है? उसके ए क्रॉस बी के इक्वल है या उसका सबसेट है। ठीक है, मतलब जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का हमेशा सबसेट होगा या उसके इक्वल होगा। दैट मीन्स अब जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो सभी क्या हैं हमारे? देखो रिलेशन क्या है? सबसेट है।
ए क्रॉस बी का। अब कितने सबसेट्स बन रहे हैं 16। इसका क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ रिलेशंस, so 2 raised to power number of elements in A cross B, so that means 2 raised to power 4, that means 16। so वही बात है ना, बस सिंपल सी बात है, जितने सबसेट्स बनेंगे, देखो सबसेट्स कितने बन रहे हैं ए क्रॉस बी के 16, और रिलेशन को क्या बोलते हैं, जो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, दैट मीन्स नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे फिर 2 raised to power 4, दैट मीन्स 16। ये आपको एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 में, इसलिए मैंने आपको ये भी करवा दिया। सो अब अगर आपने ये वीडियो अच्छे से ध्यान से देखी है तो अब आप जब एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं।